नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते क्वार्टर 2 के नतीजों की शुरुआत हुई, तो ऐसे में कौन से नंबर्स हैं जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर हम लोग हमेशा लगाते हैं और आपको बताते हैं खबरें छांट के एकदम। बड़े कॉर्पोरेट एक्शन कहाँ देखने को मिला है वो भी आपको बताएंगे। ब्रोकरेज कहाँ दाव लगा रहे हैं, क्या नए टारगेट्स हैं, हर एक चीज़ पर पूरे तरीके से रोशनी डालेंगे। बस आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगले हफ्ते कौन से नंबर्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नतीजे, वो भी आपको बताएंगे। पूरी लिस्ट तैयार है। बस अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली खबर जो है, नई नवेली कंपनी है, नई लिस्टेड कंपनी है, सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। क्या शानदार उछाल इसमें देखने को मिला। पूरे हफ्ते के अंदर शेयर 18% तक, देखिए पिछले 5 दिनों में 18% ये स्टॉक भागा। जून तिमाही के नतीजे इसके पीछे बड़ी वजह रही और जैसे ही नतीजे आए 10% का अपर सर्किट लग गया है। यहाँ पर आप ये समझिए, अभी आपको क्वार्टर 1 दिख रहा होगा और आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि नतीजे तो क्वार्टर 2 के आ रहे हैं, लेकिन ये जो है जब नई लिस्टेड कंपनीज होती हैं तो उस हिसाब से नतीजे पेश करती है। तो इन्होंने जो नतीजे पेश किए हैं वो क्वार्टर 1 के किए हैं यहाँ पर। और पिछले 6 दिनों के अंदर आप देखें तो स्टॉक में करीब करीब 25% की बढ़त बनती हुई दिखी। अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं, नतीजे आखिर रहे कैसे। तो देखिए, सात्विक ग्रीन एनर्जी की कमाई की बात करें तो पिछले साल की समान तिमाही में आप 245 करोड़ इनका था पिछले साल, वहां से बढ़कर 915 करोड़ हो गया, यानी कि 3 गुना की बढ़त यहां बनती हुई दिखी है। अगर आप एबिटा की बात करें, यहाँ पे कामकाजी मुनाफे की बात करें तो ये 5 गुना बढ़कर 176 करोड़ पर आ गया। एबिटा मार्जिन की बात करें, ये भी आप देखिए 16.5% से बढ़कर 19.5% का आंकड़ा जो है इसके पार निकल गया। अब कंपनी ने एक और इम्पोर्टेंट ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में उन्होंने बदलाव करते हुए उदय सीरीज की ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर पेश की है। जो इन्वर्टर है काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर के तौर पे देखे जा रहे हैं, ना सिर्फ कमर्शियल के यूज़ में बल्कि यहाँ पे रेजिडेंशियल के रूप में भी इसको पेश किया गया है। और यहाँ पर आप ये समझिए, इससे अब पैनल निर्माण और सोलर इकोसिस्टम सोल्यूशन की तरफ कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि नाम भी देखिए आपको पता है ग्रीन एनर्जी है। तो इस पूरे हफ्ते ये जो स्टॉक है वो छाया रहा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी की बात करते हैं। एक और नई लिस्टेड कंपनी कुछ वक्त पहले ही लिस्ट हुई थी, ये श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र। अगर आप यहाँ पे नतीजों की बात करें तो इन्होंने भी अपने नतीजे पेश किए क्वार्टर 1 के और शानदार प्रदर्शन रहा है यहाँ पर। आप अगर मुनाफे की बात करें यहाँ पर, तो मुनाफा अगर पिछले साल के हिसाब से आप कंपेयर करें तो उसमें एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई दिखी। करीब आप देखिए 67.7% बढ़कर यहाँ पर ये जो है बड़ा नंबर लेके आया है यहाँ पर और करीब करीब 28 करोड़ पे पहुँचता हुआ दिखा है। अगर ऑपरेशन से होने वाली आय की बात करें तो यहाँ पे 22.7% बढ़कर 22.5% से ज़्यादा बढ़कर 322 करोड़ के आसपास से पहुंची, जबकि पिछले साल 271 करोड़ का ये आंकड़ा था। ऑपरेशन स्तर पर भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। एबिटा की बात करें तो 64% की सालाना बढ़त के साथ ये 41 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल ये 25 करोड़ रहा था सेम क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन भी समझना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो मार्जिन जो है वो भी बढ़ते हुए दिखे, 9.3% से बढ़कर 12.4% पे आते हुए दिखे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन नतीजों के बाद स्टॉक में एक अच्छी धुआंधार तेज़ी देखने को मिली। अपना नया 52 वीक हाई बनाते हुए दिखा, 208 के आंकड़े को इस स्टॉक ने जो है वो छुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की और खास तौर पे यहाँ पे कुछ बड़े नियमों को लेकर। यहाँ पर तो देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों की ब्लॉक डील विंडो में न्यूनतम ऑर्डर साइज को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया। ये बड़ा बदलाव है। ये नया नियम 7 दिसंबर 2025 से लागू होगा। सेबी ने ये भी कहा कि जो ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस है, जो इसका CMP होता है, वो 3% ऊपर या नीचे भी हो सकता है। अभी तक ये लिमिट जो थी वो 1% के दायरे में थी। ये हर एक ट्रेड डिलीवरी के लिए भी होगा। ये भी आप समझ लीजिए, इसे रद्द या फिर उलट नहीं किया जा सकेगा। स्टॉक परचेज ब्लॉक डील की जानकारी जैसे शेयर का नाम, क्लाइंट का नाम, खरीदे या बेचे गए शेयरों की मात्रा, ट्रेड की कीमत बाजार बंद होने के बाद उसी दिन पब्लिक की जाएगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब हम लोग रियल एस्टेट और डेटा सेंटर की प्रमुख कंपनी अनंतराज की बात करते हैं यहाँ पे। और आप ये देखिए कि स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में एक बम्पर रैली आई यहाँ पर। ये गिरावट उस वक्त आई जब कंपनी ने फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है कंपनी की, उन्होंने इक्विटी शेयरों के यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP की शुरुआत की मंजूरी दे दी। यहाँ पर कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी कि QIP के लिए करीब 695 रुपीज़ प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। और ये जो प्राइस है 2008 के जो सेबी का नियम है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के नियमों के तहत है। यहाँ पे कंपनी को इन नियमों के तहत फ्लोर प्राइस पर अधिकतम 5% तक की छूट देने की अनुमति है। और आप ये देखिए कि
यहाँ पर जो है इस जानकारी के बाद स्टॉक में साफ तौर पे दबाव देखने को मिला। निवेशकों को ये जो फैसला है ये पसंद नहीं आया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं इस स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिव रुख रख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए जो अनंत राज को जिनको कवर करने वाले जो 5 विश्लेषक हैं उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की रेटिंग दी है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर दी है। अब हम लोग और एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बाजार जो आखिरी सत्र था शुक्रवार को, यहाँ पर यस बैंक में एक धुआंधार तेजी देखने को मिली, ज़बरदस्त तेजी, और इस शेयर ने अपने 52 वीक हाई को छुआ है। 8% की उछाल के साथ 24 रुपये को पार करता हुआ दिखा। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई स्टॉक में तेज़ी क्यों आई, तो इसकी वजह भी हम आपको बताए थे यहाँ पे। तो इसके पीछे 2 कारण है। एक तो देखिए निवेशकों का भरोसा जो है बैंक की मजबूत लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ट्रेंड्स की वजह से बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे येस बैंक ने बताया कि सितंबर तिमाही में यहाँ पर उसके जो एडवांस लोन है वो 6.5% बढ़ते हुए दिखे हैं, जबकि डिपॉजिट में 7% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बैंक की लैंडिंग और डिपॉजिट दोनों गतिविधियां मजबूत हो रही हैं, जो निवेशकों के लिए भरोसे का संकेत है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो डाटा है जो आया है नंबर, वो बैंक की बैलेंस शीट को स्थिरता और रिटेल फ्रेंचाइजी की मजबूती की ओर इशारा करता है यहाँ पे। लेकिन दूसरा बड़ा ट्रिगर क्या है कि जापान की सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी कि एसएमबीसी की हिस्सेदारी को लेकर रेगुलेटरी मंजूरी मिलना भी इस तेजी का एक अहम कारण माना जा रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि एसएमबीसी के साथ डील अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पे उनके डायरेक्टर्स बैंक के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। अब हमें साथ मिलकर काम करने और इस रिश्ते को और मजबूत बनाना है, बिजनेस का फायदा उठाना है, और अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो इन तमाम पैरामीटर्स की वजह से यहाँ पे जो है स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ओला और एथर एनर्जी निवेशकों की अगर हम लोग बात करें तो वो उनके रडार पर आते हुए दिखे। दोनों स्टॉक, एथर की बात कीजिए चाहे ओला की बात कीजिए। एथर एनर्जी के शेयर जो है इस हफ्ते 679 रुपीज़ के लेवल पर जाते हुए दिखे, जो कि इसका ऑल टाइम फ्रेश हाई है। अक्टूबर महीने में अब तक शेयर जो है अगर आप देखें तो 14% रिटर्न दे चुका है। एथर एनर्जी अपने आईपीओ के भाव जो है यहाँ आप देखिए करीब 321 का भाव था, वहाँ से 106% ऊपर चढ़ चुका है। यहाँ पर एथर एनर्जी ने निवेशकों को यहाँ पर भरोसा जीतते हुए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में अपने जो कॉम्पिटिटर कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक और मोबिलिटी उसको पीछे छोड़ दिया है। और ये पहली बार है जब दोनों कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने की शुरुआत के बाद एथर ने बढ़त बनाई है। देखिए हम लोग बार बार फंडामेंटल्स की बात करते हैं ना, यही होता है फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हो, अब यहाँ पर जो कंपनी डील करती है साफ तौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर, तो जाहिर सी बात है कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको महारत होनी चाहिए, नई आप टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे जो जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिला एकदम उलट है। यहाँ पर आप देखिए साफ तौर पे कंप्लेंट्स एक के बाद एक यहाँ पर रेगुलेशंस को ब्रेक करना, उसका असर साफ तौर पे यहाँ पे दिखा। अब एथर की लगातार बेहतर परफॉर्मेंस और ओला के गिरते आंकड़ों ने जो निवेशक हैं उनको निराश किया। एक तरफ एथर है और एक तरफ ओला है, तो यहाँ पर जो है साफ तौर पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ओला की स्थिति 50 के नीचे रुपये के फिसलती हुई दिख रही है। अब हम लोग एक और कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, एक्जिको की बात करते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी लीट्रा वेन्यूज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो निवेशकों के रडार पर है। यहाँ पर एक और कॉर्पोरेट एक्शन, यहाँ पे एक बड़ी खबर है, कुछ नए और बड़े अपडेट्स हैं यहाँ पे। शेयर ने पिछले 6 महीनों में अगर हम लोग बात करते हो निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। अब दरअसल कंपनी ने क्या किया है, करीब 1296 करोड़ तक जुटाने का ऐलान किया है। ये फंडिंग एक प्रेफरेंशियल शेयर इशू के जरिए प्रोसेस की यूनिट MIH इन्वेस्टमेंट 1 BV के जरिए की जाएगी। डील की अहम बातें क्या हैं, देखिए कंपनी कुल 4.62 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी, जो कि कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 10.1% हिस्सा होगा। शेयर की कीमत 280 रुपये प्रति शेयर तय की गई है, जो कि मौजूदा क्लोजिंग प्राइस से 10% की छूट पर है। ये इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किया जाएगा। फंड का उपयोग 4 हिस्सों में होगा। बंटवारा जो होगा ऑर्गेनिक ग्रोथ, नए AI प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट और साथ ही सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा यहाँ पे। और इस फंड रेज को मंजूरी दिलाने के बाद आप ये देखिए 1 नवंबर शनिवार को दोपहर 2 बजे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई है, ताकि इसको यहाँ पे मंजूरी दी जा सके। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं किस तरीके से असर डालती हैं उसका इम्पैक्ट भी जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक और स्मॉल कैप स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दर्ज की गई। कंपनी के शेयर में 10% जो है चढ़ के करीब 840 के भाव पर ही पहुँचता हुआ दिखा।
और ये जो है इसका रिकॉर्ड स्तर है इस स्टॉक का यहाँ पर। अब ये उछाल क्यों आया ये समझिए। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत लगभग 2000 मेडिकल प्रक्रियाओं की जो दरें हैं उसको संशोधन किया गया, उसमें बदलाव किया गया। यहाँ पे नई दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर पर आधारित होंगी, जिसमें अस्पताल की मान्यता और श्रेणियों का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे वहीं 200 से ज़्यादा बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का जो बेस रेट है उसे 15% का भुगतान मिलेगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आप ये देखिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे जो मरीज आएंगे, जो अपने दाखिले के लिए आएंगे, तो जो उसका फ़ायदा है उसके परसेंटेज के हिसाब से उनको अस्पतालों को मिलता हुआ दिखेगा। और सिर्फ एक यही स्टॉक नहीं, बल्कि मैक्स हेल्थ केयर की बात करें या फिर यहाँ पे फोर्टिस की बात करें, इन तमाम शेयरों में 5 से 10% की तेज़ी बनती हुई दिखी थी। अब बात करते हैं ऐसी बड़ी खबर की जो इस पूरे हफ्ते छाई रही। टाटा में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटाए जाने का तीखा विवाद 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सुलझ पाया था। अब एक बार फिर से टाटा के बोर्ड रूम में हलचल है। इस बार मामला और ऊंचे स्तर पर है। इस बार संघर्ष जो है टाटा ट्रस्ट के अंदर है। टाटा ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसकी टाटा सन्स में लगभग 66% हिस्सेदारी है। इस तरह इसके पास ग्रुप की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की कंट्रोलिंग पावर है। एक लाइन में अगर आप विवाद को समझें तो बोर्ड में नियुक्तियों और संचालन से जुड़ी नीतियों को लेकर यहाँ पे असली विवाद की जड़ बनती हुई दिख रही है। और थोड़ा सा और इसको विस्तार में जाए तो टाटा जो ट्रस्ट है उसमें कथित तौर पर 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा नोएल टाटा के साथ है, जबकि जो दूसरा गुट है वो साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई मेहली मिस्त्री के साथ बताया जा रहा है। मेहली का आप अगर संबंध समझे तो शपूरजी पलोनजी परिवार से है इसका, और जिसकी टाटा सन्स में करीब 18.37% हिस्सेदारी है। इस नियम को देखते हुए ट्रस्ट चेयरमैन नोएल टाटा और ट्रस्टी वीनो श्रीनिवासन जो कि टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन हैं यहाँ पर, तो उन्होंने एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखा, लेकिन 4 अन्य ट्रस्टी मेहली मिस्त्री, प्रमीत झावेरी, जहांगीर SG और इसके अलावा यहाँ पे डेरियंस खंबाटा ने इसका विरोध किया, जिसके चलते प्रस्ताव को खारिज होना पड़ा। इसी टकराव के चलते अमित शाह से नोएल टाटा और एन चंद्रशेखर ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि घरेलू यहाँ पर जो अमित शाह की तरफ से जो सरकार की तरफ से बयान निकल के आया कि घरेलू झगड़े को यहाँ पर जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अब ऐसे में सरकार के दखल के बाद ये पहली बैठक है, इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके उनमें सवाल होगा कि क्या टाटा सन्स का जो संकट है उसका स्थिति कैसी रहेगी आगे, क्या इससे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए, सीधे तौर पर निवेशकों को यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सत्ता संघर्ष रणनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकती है और निवेशकों की भावना पर सीधे तौर पर असर डाल सकती है, क्योंकि बाजार जो होता है वो सेंटीमेंट्स पे चलता है। और अब ऐसे में ये तमाम जो चीज़ें हैं ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए टाटा सन्स को पब्लिक लिस्टिंग के लिए दी गई डेडलाइन 30 सितंबर खत्म हो चुकी है। कंपनी ने अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि CIC के रूप में जारी रखने के लिए आवेदन किया है। RBI इसकी जांच कर रहा है। और आप एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि रतन टाटा को गुजरे 1 साल हो गए और तब से लेकर अब तक में करीब 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है ना वो साफ हो गया है। तो ये है इंपॉर्टेंट खबर। टाटा ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे नतीजों की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नतीजे जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पूरे हफ्ते यहाँ पे छा रहे हैं। TCS के नतीजों की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे नज़र डालें तो स्टॉक में भले ही यहाँ पे दबाव देखने को मिला और रिजल्ट्स के बाद, लेकिन जो नतीजे हैं वो ओवरऑल ठीक ठाक रहे हैं। स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं यहाँ पर कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 5.4% की यहाँ पे गिरावट देखी गई है। कंपनी की कमाई की बात करें तो 3.7% बढ़कर ये करीब 65,700 करीब 800 करोड़ के आसपास पहुँचती हुई दिखी है। एबिटा की बात करें, एबिट की माफ़ कीजिएगा, क्योंकि IT स्टॉक्स में IT रिजल्ट्स आप जब भी देखें तो एबिटा नहीं एबिट आता है यहाँ पर। तो इसमें आप ये देखिए 6.8% बढ़कर करीब 16,500 करोड़ ये पहुँचता हुआ दिखा है। मार्जिन की बात की जाए तो ये 70 बेसिस पॉइंट बढ़कर 25.2% रहा है। कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आप -3.3% से बढ़कर ये पॉजिटिव में आ गया, 0.8% रहा है। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी पॉजिटिव रही है। इसके साथ ही FY 2026 के लिए प्रति शेयर जो है 11 रुपये का दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 अक्टूबर को और पेमेंट डेट जो है 4 नवंबर तय की गई है। और इसके साथ एक बड़ा ऐलान जो लगातार कंसर्न उठ रहे थे कि भाई आखिर IT कंपनीज क्यों AI में निवेश नहीं करी, क्यों नहीं बढ़ रही, तो कंपनी ने यहाँ पे इसका भी जवाब दिया। कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़ी AI आधारित टैक्स सर्विस कंपनी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है यहाँ पर। और यहाँ पर TCS ने भारत में 1 गीगावाट क्षमता का AI डेटा सेंटर बनाने और सेल्स फोर्स में एक्सपर्टीज वाली कंपनी
लिस्ट एंगेज के अधिग्रहण की योजना के बारे में भी जानकारी दी है। टीसीएस के साथ ने यहाँ पे कहा कि उसने तिमाही के दौरान 2.75 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे इडिएट एंड बिल्ड विद एआई हैथकॉन आयोजित किया है यहाँ पे। अब ऐसे में ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट है वो भी जानना जरूरी है, नए टारगेट्स भी जरूरी है यहाँ पे। तो नुवामा की तरफ से खरीदारी की सलाह दी गई है और 3,650 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे लक्ष्य दिया जा रहा है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं, टाटा कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और बहुत सारे दर्शकों को, निवेशकों को समझ में नहीं आया कि भाई आखिर तेज़ी बन क्यों रही है यहाँ पे। और आप देखिए स्टॉक जो है 14% चढ़ के करीब 1938 रुपीज़ के उच्चतम स्तर पर पहुँचता हुआ दिखा। पिछले 6 अगर आप कारोबारी सत्रों की बात करें तो 20% की तेज़ी आई है यहाँ पर। और आप यहाँ पे ये भी देखिए कि इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए टाटा कम्युनिकेशन के पास एक बड़ा लैंड बैंक है जिसका इस्तेमाल टीसीएस भारत में डेटा सेंटर विकसित करने के लिए कर सकती है, क्योंकि देखिए अभी ऐलान हुआ, मैंने अभी इससे पहले वाली खबर में बताया। तो इसका फ़ायदा इस तौर पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये ज़मीन सरप्लस लैंड के रूप में मुनाफे में बदली जा सकती है, जिससे संभावित मोनेटाइजेशन होगा। टीसीएस के डेटा सेंटर विस्तार से टाटा कम्युनिकेशन के डीसी टू डीसी कनेक्टिविटी, डाटा सेंटर टू डाटा सेंटर कनेक्टिविटी कारोबार को तेज़ी मिल सकती है। टीसीएस ने यहाँ पर, मैंने भी आपको बताया, तिमाही में यहाँ पे ऐलान किया कि वो डेटा सेंटर एआई की दुनिया में आगे बढ़ रहा है यहाँ पे और एक नई कंपनी का अधिग्रहण करते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन पर एक बुलिश नज़रिया पेश किया गया हाल ही में और जो मौजूदा भाव से 24% की तेज़ी की संभावना जता रहे हैं। पूरा पैक टीसीएस से भरा हुआ है, अब बताऊं, क्योंकि एक और कंपनी है जिसके नतीजे आए, टाटा एलेक्सी की बात करते हैं यहाँ पे। सितंबर तिमाही के नतीजे जारी होते हुए देखिए, तिमाही के आधार पर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा 7% बढ़ा है यहाँ पे, 154 करोड़ आया है, जो कि पिछली तिमाही में 144 करोड़ के आसपास था यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि अगर आप तिमाही के आधार पर देखें तो ये 3% की भी बढ़त दिखाता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप और दूसरे पैरामीटर की बात करें, जैसे एबिट की बात करें तो तिमाही दर तिमाही के आधार पे 4.7 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो एबिट है वो 162 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ पे आ गया है। कंपनी के मार्जिन्स को देखें यहाँ पे तो मार्जिन्स भी आप देखिए 18.2% से बढ़कर 18.5% 18.5% पे पहुंचा है। जो टाटा एलेक्सी के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज राघवन ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही कंपनी के लिए एक हेल्दी ग्रोथ दिखा रही है। स्टॉक ने अगर आप देखें तो एक साल पहले अपना 8,025 रुपये के साल का अपना उच्चतम स्तर छुआ था यहाँ पे। अब ऐसे में टाटा एलेक्सी के जो रिपोर्ट है ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है और उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की सलाह के साथ 4,000 रुपये का लक्ष्य दिया है। एक और स्टॉक रिलायंस पावर के शेयरों की बात करते हैं, 15% का यहाँ पे उछाल देखा गया। आप ये समझिए कि पूरे इंटरडे में देखें तो करीब यहाँ पे 50 रुपये 75 पैसे की तेज़ी दर्ज की गई। यहाँ पे खरीदारी जो है यहाँ पे एक ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप आंकड़ों को देखें यहाँ पे तो कंपनी के लगभग 7 करोड़ इक्विटी शेयरों का यहाँ पर आप देखिए ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा, जबकि इसके एक हफ्ते और एक महीने में एक औसत जो वॉल्यूम है वो 2 करोड़ के आसपास रहा है। रिलायंस पावर के शेयर में आखिर तेज़ी क्यों आई ये भी हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको टारगेट बता देते हैं यहाँ पे। तो एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव्स एनालिस्ट राजेश भोसले जी ने यहाँ पे कहा है कि रिलायंस पावर के शेयर की कीमत पिछले एक हफ्ते से करीब आप ये देखिए जो यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है वो 44 के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और आज की जो तेज़ी है वो सपोर्ट कर रही है यहाँ पे आगे की बढ़त के लिए, और आगे के लिए उन्होंने 56 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पे तेज़ी की वजह क्या है यहाँ पे, तो देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लिमिटेड की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर पीछे अभी सेबी की तरफ से CLE प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी को लेकर यहाँ पे एक नोटिस मिला था यहाँ पे, और उस नोटिस का कंपनी की तरफ से यहाँ पे जवाब दिया गया है। यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया कि अब मौजूदा वक्त में यहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है रिलायंस पावर का, CLE प्राइवेट लिमिटेड से उसमें ज़ीरो एक्सपोजर है, और इसी के चलते यहाँ पर आप देखिए एक स्टॉक में बढ़त बनती हुई दिख रही है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शराब कंपनी JM बेवरेजेस की। यहाँ पर इन्होंने भी अपने नतीजे पेश किए, और नतीजों की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त, उसके बाद नतीजों के बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। कंपनी के मुनाफे को अगर साल दर साल Y-on-Y बेसिस पर देखें तो ये 22 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया, यानी कि 60% का जंप देखने को मिला। आमदनी और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में एक ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला। अगर आप Q2
कि यहाँ पे एबिटा की बात करें तो ये 28 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ हो गया, जो कि 61% की जंप दिखाता है। सेल्स और लागत की बात करें यहाँ पे, क्योंकि बेहतर सेल्स हुई और लागत पर कंट्रोल से कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो भी आप देखिए 18.5% से बढ़कर 24.5% को पार करते हुए दिखे, जो कि अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। यानी कि इसको और आसान भाषा में समझिए तो 100 रुपये की बिक्री पर अब कंपनी को 25 रुपये के करीब ऑपरेटिंग मुनाफा हो रहा है, जो कि एक मजबूत संकेत देता है यहाँ पर। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये लागत घटने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने और तमाम चीज़ें, और अभी तो त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में एक मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमें। एक और बड़ी खबर जिससे फार्मा सेक्टर में एक अच्छी हलचल देखने को मिली, अमेरिकी सीनेट ने के जरिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि NDAA पारित किए जाने के बाद भारत की कई प्रमुख फार्मा कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखी गई। डीवी लैबोरेटरीज की बात की जाए, यहाँ पर ये लॉरस लैब्स की बात की जाए, पिरोमल फार्मा की बात की जाए, ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात की जाए, इन तमाम स्टॉक्स में 5% या फिर उससे ज़्यादा की तेज़ी दर्ज की गई है। अमेरिकी सीनेट में इस अधिनियम के पक्ष में 77 वोट डाले गए, जबकि 20 जो है सांसदों ने विरोध में मतदान किया। अब यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने जानकारी दी। देखिए, हम लोग आपको लगातार अपडेट करते हैं, तो उनका ये कहना है कि अमेरिका के जरिए पास किए गए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि NDAA में संशोधन बायोसिक्योर एक्ट को भी मजबूती से शामिल किया गया है इसमें, और इसका फायदा यहाँ पर तमाम कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। अमेरिकी सीनेट ने बायोसिक्योर एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब देखिए इसका दूसरा पहलू क्या है कि चीन की जो बायोटेक कंपनियां हैं उनमें अमेरिकी फंडिंग और निवेश पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, यानी कि एक तरीके से चीन को झटका है और भारतीय कंपनियों को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अब मैक्वेरी को कुछ स्टॉक्स जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, जो उनको आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग दी गई है, जिसमें डीवी लैबोरेटरीज होगा, यहाँ पे कोहेंस, सिंजिन, तमाम जो ऐसे शेयर्स हैं जो उनको पसंद आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ब्रोकिंग और वित्तीय सर्विस की कंपनी 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे इन्होंने भी जारी करे। कंपनी का कंसोलिडेटेड आय जो है वो मामूली रूप से घटता हुआ 1% घटता हुआ करीब 77 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछली तिमाही में 77.8 करोड़ रहा था यहाँ पे। यानी कि अगर आप तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 18% ये घटता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर आप FIs की बात करें तो यहाँ पे बिकवाली के बावजूद यहाँ पे DIs जो है इसमें लगातार इसमें मजबूत संतुलन बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि इस दौरान जो है 95,000 नए ग्राहकों को जोड़ा गया है, जिससे कुल ग्राहक संख्या जो 50 लाख के पार हो गई। और इसमें MTF जो है इसकी बड़ी भूमिका है, मार्जिनल ट्रेडिंग जो हम लोग लगातार बात करते हैं यहाँ पे, तो उसकी जो भूमिका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 664 करोड़ तक ये बढ़ती हुई दिखी है, जिसका फायदा कंपनी को हुआ है, जो कि इसके नए पे लेटर विकल्प का एक आकर्षक ब्याज दरों को बेहतर बना रहा है, बेहतर फंडिंग सुविधाएं दे रहा है, जिसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग कुछ बड़े नतीजों की बात कर लेते हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगले हफ्ते जो है फुल ऑफ एक्शन है नतीजों का। आप देखिए 13 अक्टूबर को आनंद राठी के नतीजे आएंगे, इसके अलावा 13 अक्टूबर को SCL टेक के आएंगे, और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो टेक महिंद्रा के 14 तारीख को, परसिस्टेंस के 14 तारीख को, 15 को एंजल वन के आएंगे। SDB फाइनेंशियल निवेशकों के रडार पर रहता है यहाँ पे, HDFC लाइफ रहता है, तो 15 अक्टूबर को इनके भी नतीजे आएंगे। IT कंपनी यहाँ पर जो है इसके साइंट हो, इन्फोसिस हो, 16 अक्टूबर को इसके भी आएंगे, और 17 तारीख को आप देखिए नेस्ले और रिलायंस के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे। तो ये ओवरऑल शो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, हैप्पी वीकेंड।